हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। बहरहाल, अगर आपको अपने साथ घटा कोई पैरानॉर्मल इवेंट मुझे बताना है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टा आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें भेजी है हमारी सब्सक्राइबर चित्रा ने। आइए दोस्तों, आगे की स्टोरी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम चित्रा कोरंगा है। ये जो घटना मैं आपको सबको बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, जो कि मेरे और मेरे पक्के दोस्तों के साथ घटी है। जो घटना मैं आपको बता रही हूँ ये आज से लगभग एक सप्ताह पहले की ही है। मैं दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक गांव में रहती हूँ। हाल ही में मेरी 12वीं की परीक्षा पूरी हुई है। मैं आपको बताना तो भूल ही गई, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में मुझे छोड़कर 3 लड़कियां और हैं, जिनका नाम है कविता, जिसे प्यार से हम लोग कबू बुलाते हैं, गीता, जिसका निकनेम गीतू है, और ममता, जिसे हम सब लोग मनु कह के बुलाते हैं। हम चारों ही आपस में बहुत ही पक्की सहेलियां हैं और हम ज़्यादातर समय अपना साथ में ही बिताते थे। बात यूँ थी, कुछ टाइम पहले ही हमें एक शादी का निमंत्रण आया था, जो कि पास ही के एक गांव में था। हम ये भी नहीं कह सकते कि पास ही के गांव में, क्योंकि वहां तक की जाने की दूरी लगभग 1 घंटे की थी। 21 अप्रैल 2022 को हम सभी लोगों को मेहंदी की रस्म में जाना था, जिस वजह से हम सभी लोग तैयार हो रहे थे। हमारी फैमिलीज भी यहाँ पे जाने वाली थी, बट क्योंकि हम सारी फ्रेंड्स को एक साथ जाना था, इसीलिए हमने अपने घर वालों से कह दिया था कि वो लोग चले जाएं और हम लोग स्कूटी से वहाँ पर आ जाएंगे। जब टाइम हुआ तो अपने हिसाब से समय देखकर हम सब लोग भी अपनी अपनी स्कूटी पर निकल गए। दरअसल मैं और ममता एक साथ एक ही स्कूटी पर थे और कविता और गीता अपनी अपनी स्कूटी पर आ रहे थे। हम लोग भी थोड़ी ही दूर आए थे, या यूं कहिए शहर के मेन एरिया से थोड़ा बाहर की साइड आए थे, जो कि एरिया थोड़ा सुनसान हो जाता है। तभी ममता ने कहा कि मेरे को चलाने दो, मुझे पीछे बैठकर डर लग रहा है। उसके डरने का कारण था एक शमशान, जो कि उसी रोड पर आगे की तरफ पड़ता था। अब भले कुछ डरने वाली बात थी नहीं, बट जब उसने शमशान घाट वाली बात छेड़ दी तो उनमें ख्याल तो मेरे भी आने लगे। कविता, जो कि अकेले जा रही थी, मैंने उससे कहा एक काम करो, तुम ममता को अपने साथ बैठा लो और जल्दी से इस जगह को पार कर लो। तभी पीछे से गीता बोली, क्यों जान, डर लग रहा है क्या तुझे? जा बैठ जा। इसके बाद वो दोनों साथ में आगे की ओर निकल गए और मैं और गीता पीछे पीछे बात करते हुए धीरे धीरे चलने लगे। रात के लगभग 11:30 होने वाले थे। तभी पता नहीं अचानक स्कूटी की रफ्तार कुछ कम सी होने लगी। मैंने एक्सेलरेट करने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन नाकाम थी मैं। मान लो स्पीड एक जगह पे आकर रुक गई हो और उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रही हो। गीता बोली, आखिर क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा कुछ नहीं, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मैंने स्कूटी को अपनी रोका और उसके बाद फिर से उसे स्टार्ट करके तेज़ करने की कोशिश करी, लेकिन अब भी वही। फिर मैंने सोचा कम से कम चल तो रही है, अभी चली जाती हूँ, कल देखूंगी उसको। हम लोगों को भी घर से निकले हुए अब लगभग आधा घंटा हो चुका था, यानी कि हम लगभग आधी दूरी को तय कर चुके थे। अब हम उस सुनसान रोड पे आगे बढ़ ही रहे थे कि एकदम से मुझे थोड़ी दूरी पर सड़क के बीचों बीच 2 परछाइयाँ नजर आती हैं। मैंने एकदम से ब्रेक मार लिए और मेरे साथ साथ ही गीता ने भी ब्रेक मार लिए। उसने मेरी तरफ देख के बोला, क्या लगता है ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मैंने कहा अब यहाँ से तो मुझे भी नहीं पता, चलो आगे चल के देखते हैं। मैंने गीता से धीरे से कहा, ये लोग आखिर इतनी रात में यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तब गीतू ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग साइड से आगे निकल जाते हैं, कुछ बात होगी तो देखेंगे। मैंने भी ये बात सही समझी और हम लोग आगे की तरफ निकलने लगे। लेकिन जैसे ही हम उनके साइड में से निकल रहे थे, तभी हमने देखा कि वो लोग 2 लड़कियां थी और तभी उनमें से एक लड़की ने हमें देख के कहा, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है,
हमें आगे तक जाना है। उन लड़कियों की उम्र लगभग 21 या 22 साल की ही रही होगी। हमने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, और उससे बड़ी बात, आप यहाँ पर इस समय कर क्या रही हो? ना तो हमने पहले आपको कभी देखा। इस पर उन लड़कियों में से एक ने जवाब दिया, हम देहरादून में पढ़ते हैं और आजकल अपने घर गांव में आए हुए हैं। हमारा गांव यहाँ से पड़ोस वाला गांव है। हमने कहा ठीक है, आप में से एक मेरे साथ बैठ जाओ और एक गीता के साथ। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से आगे बढ़ने लगे। अभी उनको साथ लिए हुए 5 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे स्कूटी चलाते हुए ऐसा महसूस होने लगा मानो वो लड़की जो कि मेरे पीछे बैठी हुई थी वो कुछ तेजी से सांस ले रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरी खुशबू ले रही थी। तभी उसने एकदम से मेरे कान के पास आके कहा, अच्छा परफ्यूम है। मैंने ड्राइव करते करते ही थैंक्स कहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा, रात में इस तरह परफ्यूम डाल के निकलना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा हाँ, बट आज तो लगा लिया है। इस पर उनका कहना था, आज तो लगा लिया बट कल से मत डालना। मैंने कहा ठीक है, आगे से नहीं डालूंगी, और हंसते हुए ड्राइविंग करने लगी। तभी एकदम से मेरा फ़ोन बजने लगा और मैंने साइड में स्कूटी लगाई। कॉल गीता का था। उसने बताया कि उसकी स्कूटी में थोड़ा पेट्रोल कम है और वो धीरे से आएगी क्योंकि वो किसी वजह से पीछे रह गई है। उसने मुझे रुकने के लिए कहा, तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। मैंने अपनी स्कूटी को साइड में खड़ा कर लिया और उसके आने का इंतज़ार करने लगी। तभी जो मेरे साथ लड़की थी उसने मुझसे पूछा कि आपने खाना खा लिया? मैंने कहा नहीं, अभी तो हम जा ही रहे थे। वैसे भी आज रात का फंक्शन इतना ज़्यादा लेट था, पता नहीं इतनी लेट ये सब काम कौन करता है। वैसे ही मुझे भूख लगने लग गई अब तो। मैंने ये कहा ही था और ये कहते हुए मेरी नज़र उन पे गई तो मैंने देखा कि वो शायद मुझे घूर रही थी और वो मुझसे बोली, क्या आप दौड़ने जाती हो? मैंने कहा हाँ। मैंने पूछा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपको देख के लगता है ऐसा। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब सी लगी। इसके बाद मैं फ़ोन में वीडियोस देखने लगी। तभी एकदम से मेरी नज़र उन पे गई तो मैंने नोटिस करा कि वो एकटक लगातार मुझे ही घूरे जा रही थी और ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने उनसे पूछा कि आपका फ़ोन कहाँ है? इस पर उनका जवाब था कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना फ़ोन भी मुझे दिखाया और उसी पल पे जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। मैंने सोचा था तेज़ हवा चल रही है, इस वजह से ऐसा है। इस मोमेंट पे वो लगातार मेरी आंखों पे घूरे जा रही थी और मैं न जाने कैसे कुछ खो सी गई थी। तभी मैंने एकदम से देखा कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। एकदम से पीछे से गीता की स्कूटी की आवाज़ आई और वो आके बोली, सॉरी काफ़ी लेट हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। हम लोग एक बार फिर से आगे बढ़ने लगे और तभी हमें वो चीज़ दिखी, एकदम अजीब और भयानक। लग रहा था जैसे सामने से दौड़ते हुए हमारी तरफ कोई आ रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो भी चीज़ थी उसकी आंखों की जगह मानो 2 सफ़ेद बल्ब लग रहे थे जो कि काफ़ी तेज चमक रहे थे। उसके बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। मेरे तो देखते के साथ ही होश उड़ गए और ब्रेक लगा के मैं एकदम साइड में खड़ी हो गई। मेरे पीछे बैठी लड़की डिम्पल ने उस चीज़ को बड़े ध्यान से देखा और एकदम से मुझे जोर से पकड़ लिया। जैसे ही वो चीज़ मुझे लगा कि हमारे साइड से गई, मैंने स्कूटी को काफ़ी तेज़ी से भगाया और वो लड़की मेरे पीछे बैठ के ही रोने लगी। वो चीज़ जो भी थी, ऐसा लग रहा था मानो हमें आगे जाने देना ही नहीं चाहती थी। आगे जाकर मैं एक बार फिर से रुक गई गीता के आने के लिए, और जैसे ही गीता और लड़की आई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी उस चीज़ को देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी इंसान तो नहीं थे। गीता को हनुमान चालीसा हमेशा से याद रहती थी। वो एकदम से पढ़ने लगी। वो कुछ देर तक हम लोग वहीं पर रुके रहे और उसके बाद एक बार फिर से वहाँ से निकले और इस बार सीधा फंक्शन वाले घर में आकर ही रुके। अब क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसीलिए हमने डिम्पल और उनकी जो फ्रेंड थी उन्हें अकेले जाने देना सही नहीं समझा और हमने उनका रहने का इंतज़ाम उस रात वहीं पर करवा दिया। उसके बाद डिम्पल मेरे से कहती है कि अगर हम लोग उनसे नहीं मिले होते तो न जाने वो लोग कब तक उसी जगह पे रुके होते और वो जो अजीब सी भयानक चीज़
उन्हें दिखी वो चीज़ तो न जाने उनके साथ क्या ही कर देती, कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। महेश अपने दोस्त अजय, विनय और विक्रांत के साथ शिमला घूमने आया हुआ था। शिमला की वादियां मन को बहुत भा रही थी। सभी दोस्त एक दूसरे की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। घूमते घूमते उनकी नज़र एक झील पर पड़ती है जो कि काफ़ी गहरी दूर से ही मालूम पड़ रही थी। सारे दोस्त उसके करीब जाते हैं और वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। वो झील इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई नापना ना के बराबर था। सभी लोग उसमें झांक कर अपने आप को देख रहे थे और फ़ोन में फ़ोटोज़ ले रहे थे और तरह तरह के पोज दे रहे थे। वो सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बातों बातों में ही महेश को याद आता है कि वो लोग सारा समय इन वादियों में घूमने में ही बिता रहे हैं, जबकि उन्हें आगे चलकर वहाँ की मार्केट को भी देख लेना चाहिए और कुछ याद के तौर पर यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। सभी लोग उस जगह से निकलते हैं और मार्केट की तरफ चल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से शॉपिंग की थी अपने लिए। सभी के लिए उन्होंने काफ़ी सुंदर सुंदर गिफ्ट खरीदे थे। रात का समय हो चलता है। सभी अपने होटल वापस आ जाते हैं और खाना खाने के बाद सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं। मनोज जब अपने कमरे में लौटता है और अपनी शर्ट की जेब से अपना मोबाइल निकालने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपना मोबाइल कहीं गुमा दिया है और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसी वक्त वो होटल के फ़ोन से अपने दोस्तों को कॉल करके पूछता है कि क्या किसी के पास उसका मोबाइल है, लेकिन सभी दोस्त ना में जवाब देते हैं। सुबह होती है और सभी दोस्त उसी स्पॉट पर वापस जाते हैं जहां वो बीते रोज गए थे और वहां जाकर उसका मोबाइल ढूंढने लगते हैं। थक हार कर वो लोग उसी झील के पास जा पहुंचते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी लग रही थी। उसके आसपास ही वो लोग बैठ जाते हैं और मनोज काफ़ी ज़्यादा उदास था। बाकी दोस्त उसे समझाते हुए कहते हैं, एक काम करते हैं, थाने में चलकर मोबाइल के गुम होने की रिपोर्ट कर देते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आसपास की किसी दुकान से एक नया एंड्रॉयड मोबाइल खरीद लेंगे। सारे दोस्त वहाँ से जाने के लिए उठते हैं और जैसे ही वो लोग किनारे से झील के पास से गुजर रहे थे, मानो उन्हें एकदम से उस झील से कुछ आवाज़ सी सुनाई पड़ती है, जैसे कोई बोल रहा था, मत जाओ, यहीं रुको। इस आवाज़ को सभी दोस्तों ने एक साथ सुना था, तो इसे किसी के मन का भ्रम भी नहीं मान सकते। इस बात को अनदेखा करते हुए फिर भी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पास के मार्केट से ही अजय एक मोबाइल शॉप पर जाता है और एक नया फ़ोन ले लेता है। बाकी सारे दोस्त विक्रांत और मनोज और विनय पहले ही वापस होटल लौट चुके थे क्योंकि सभी काफ़ी थक चुके थे। इसीलिए अजय सभी को वापस जाने के लिए कह देता है और वो मनोज से भी कहता है कि वो खुद सारा काम निपटा देगा। अजय शाम को होटल वापस लौटता है और उसने एक फ़ोन सेलेक्ट कर लिया था और वो उसके बाद उस फ़ोन को मनोज को दे देता है। एक दिन गुजर जाता है। पहले दिन सभी दोस्त अपने से ही यहाँ घूमने के लिए रवाना हुए थे, पर दूसरे दिन होटल से ही गाड़ी करके एक स्टाफ मेंबर के साथ जो कि सारी वादियों का पता ठिकाना अच्छे से जानता हो, कौन कौन से स्पॉट्स अच्छे हैं और कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, उन सभी जगह पर जाने वाले थे। सभी दोस्त गाड़ी में बैठते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर जगह देखी। बाद में वो गाइड उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो बड़ी झील थी। मनोज उस झील को देखकर बोलता है, इसी मनोज जगह पर वापस लाना था क्या? मेरा फ़ोन यहीं पे शायद गुम हुआ था। सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन मनोज कार में ही बैठा रहता है। दोस्तों के लाख बोलने पर भी वो गाड़ी से उतरता ही नहीं, क्योंकि उसका मूड अपने फ़ोन को लेकर अब भी ऑफ था। सभी दोस्त आगे बढ़ते चलते हैं उस गाइड के साथ और देखते ही देखते वो लोग मनोज की आंखों से ओझल हो जाते हैं, क्योंकि वो आगे की तरफ जा चुके थे। मनोज अकेला उस सुनसान झील के पास अंदर गाड़ी में बैठा था कि अचानक से उसे फिर से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है और इस वक्त आवाज़ काफ़ी साफ थी, मानो कोई उसके कान में ही कुछ कह रहा हो। मनोज को सुनाई देता है कि कोई उसके कान में बोल रहा है,
झील के उस पार जाओ, वहां तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यह आवाज इतनी साफ थी कि एक पल के लिए तो मनोज इधर उधर देखने लगता है कि क्या कोई वहां पे है क्या जो उससे यह बोल रहा हो। वो कार से निकलता है और झील की उस ओर देखने लगता है और उसके बाद वो धीरे धीरे झील के किनारे से होते हुए उस पार चला जाता है। झील के उस पार जाते ही मनोज को एक व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में कुछ तो था। मनोज उसके हाथ को बहुत गौर से देखता है और उसे पता चलता है कि उसके हाथ में वही मोबाइल फोन है उसका जो कि गुम हो गया था। मनोज खुश हो जाता है और तुरंत उस आदमी से जाकर जोर से बोलता है, आपको मेरा फोन कहाँ से कब मिला? थैंक्स। ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ उस आदमी की ओर बढ़ाता है, लेकिन जो होता है वो मनोज को हिला के रख देता है। वो आदमी झटके से मनोज के अंदर से निकल जाता है और ये देखते के साथ ही मानो मनोज की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो पीछे मुड़ के देखता है बट वहां पर कोई भी नहीं था। वो अब कुछ भी करने लायक हालत में नहीं रहता। वो सोचता है इतना गहरा भ्रम उसे कैसे हो सकता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? वो मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। दूर से उस पार मनोज के सारे दोस्त वापस आते हुए दिखाई देते हैं। मनोज दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास जाने ही वाला था कि अचानक वही आदमी उसके पास फिर से आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी इस वक्त मनोज की तरफ दौड़ते हुए बढ़ रहा था और मनोज उसे देखते ही तेजी से उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करने लगता है। इसी कोशिश में मनोज का पांव फिसल जाता है और वो सीधा जाकर उस झील में गिरता है। मनोज को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर न जाने सामने ही उस पार खड़े उसके दोस्तों को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ रही थी, ना ही वो लोग उसकी तरफ देख रहे थे। मनोज बहुत चिल्लाता है पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती और देखते ही देखते मनोज उस झील के अंदर गहराइयों में कहीं खो जाता है। उसके सारे दोस्त अब पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन मनोज का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। मनोज के दोस्तों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में मनोज के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवा दी थी और उसे ढूंढने का काम जारी भी हो चुका था। पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते उसे उसी झील के पास पहुंचते हैं जहां से मनोज का मोबाइल फोन मिल जाता है। पूछताछ करने पर यह पता लग जाता है कि वो फोन मनोज का ही था। मनोज को आसपास की झील के जंगलों के आसपास देखा जाता है, वहां पर ढूंढा जाता है बट उसका कोई पता नहीं चलता। बाद में पुलिस को शक होता है कि शायद वो झील के अंदर ही जा गिरा है, लेकिन वो झील इतनी गहरी थी कि उसकी तो गहराई भी नापना संभव नहीं था। साथ ही उसमें से पानी निकालना भी ना के बराबर था। गोताखोरों को बुलाया गया और उसे ढूंढने का काम जारी किया गया। काफी घंटों की खोजबीन के बाद आखिरकार मनोज की लाश मिल जाती है, जो कि पानी के अंदर काफी गहराइयों में थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया मनोज की मृत्यु का कारण डूबना था। उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि जो इंसान अपनी गाड़ी से बाहर निकलने तक को राजी नहीं था, वो झील के अंदर कैसे पहुंच गया, डूब कैसे गया। उसकी मृत्यु से सभी दोस्त बेहद ज्यादा दुखी थे। देखते ही देखते मानो कानों में घंटी सी बजने लगती है और जोर से मनोज की आंख खुलती है। वो अपने आप को होटल के बिस्तर पर पाता है। उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। जब अजय उसके लिए वो न्यू मोबाइल फ़ोन लाया था तो वो अपने रूम में जाकर उस मोबाइल फ़ोन को देखते ही देखते सो गया था और उसे पता ही नहीं चला था कि वो कब सो गया। मनोज सर पर हाथ पकड़ कहता है, कितना अजीबोगरीब सपना था यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। कहीं ये किसी चीज़ की चेतावनी तो नहीं। वो तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है और सारी घटना का विवरण उन्हें देता है। उसके सभी दोस्त उसे समझाते हैं, सपने तो सपने होते हैं, सपनों क्या है, खाम का अपना मूड ऑफ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोग वहां पर कितनी बार गए हैं। पर ये बातें उसके दिमाग में बैठ गई थी। वही चीज़ उसे सपने में दिखाई भी दी है और वो अपने मोबाइल को लेकर इतना परेशान भी था, जिसके कारण उसे शायद ऐसा सपना आया होगा। दूसरा दिन भी आता है और वो लोग अब सही में एक गाइड को लेकर सुंदर सुंदर जगहों को देखने के लिए जाने वाले थे। मनोज बड़े ही कौतूहल नज़र से उस ड्राइवर के चेहरे को देखता है और ये सोचने लगता है क्या ये वही ड्राइवर है जो उसने अपने सपने में देखा था।
लेकिन काफ़ी देर तक देखने के बाद वो कहता है थैंक गॉड ये वो नहीं है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत जगह घूमते हैं और घूमते घूमते बीच में वो गाइड उन्हें उसी झील के पास ले आता है। मनोज के हाथ पैर अब कांपने लगते हैं और वो पत्थर की मूर्ति बनकर बैठा रह जाता है। उसके दोस्तों ने उसे कार से उतरने को कहा बट वो नहीं उतरा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो लोग घूम कर आ जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसके सारे दोस्त मान जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं। उनका गाइड उनके कुछ आगे आगे चलने लगता है। मनोज पसीना पसीना हो रहा था और अपना सर घुमाकर वो दूसरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो सीधे ताके जा रहा था। उसे उस पार देखने में भी डर लग रहा था, कहीं उसे अपना मोबाइल ना दिख जाए, कहीं वो अजीबोगरीब इंसान या ये कहे वो आत्मा ना दिख जाए। मनोज अपने कान में हाथ रखकर काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहता है और लगभग 1.5 घंटा बीत जाता है। तभी वो अपने दोस्तों को दूर से आते हुए देखता है और उन्हें देखते ही बहुत खुश हो जाता है। चलो ये सब आ गए, मैं अभी तक गाड़ी के भीतर ही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सचमुच वो तो एक सपना ही था, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था। उसके सभी दोस्तों ने मनोज से कहा तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, हमने मोबाइल पर पिक्स ली हैं, तुम्हें बाद में दिखाएंगे। सभी दोस्त गाड़ी में बैठते हैं और मनोज जब रिलैक्स था वो अपना सर अब उस तरफ करके झील के उस पार देखने लगता है। वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। गाड़ी स्टार्ट होती है और आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही अभी गाड़ी कुछ दूरी पर आती है मनोज को झील के उस पार वही इंसान दिखता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। उस इंसान के पास मनोज का पुराना वाला मोबाइल भी था। वो अपने हाथ में उस मोबाइल को लिए जोर जोर से घुमा रहा था, जो कि बहुत ही अजीब और भयानक लग रहा था। मनोज एकदम से हक्का बक्का रह जाता है और उसने अपने सभी दोस्तों को उस ओर देखने को कहा। उसके सभी दोस्त उस इंसान को मनोज के मोबाइल को हाथ में लिए देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी को लगता है कि शायद ये कोई चोर है और उसे उतर कर सबक सिखाना चाहिए कि दूसरों की चीज़ें चोरी नहीं करते। सभी दोस्त गाड़ी से उतरने ही वाले होते हैं कि गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें वहाँ पार जाने से रोक दिया। गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें समझाते हुए कहा आप लोग उस पार मत जाना, मुझे माफ़ करिएगा लेकिन झील के इस पार तो सब कुछ ठीक है। उस पार वाले जंगल में बहुत सारे लोग गायब भी हुए हैं। बहुत सारे लोग छुट्टियों में घूमने के लिए उस झील की तरफ जाते हैं, लेकिन सभी लोग जो कि उस ओर जाते हैं कहीं ना कहीं लुप्त हो जाते हैं। झील के उस पार वाले जंगल में कई हादसे हुए हैं। मैं आपको चाह कर भी नहीं बता सकता इतना कुछ। बस यही बोलूँगा वो जगह कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपने मालिक से भी बहुत बार इस जगह पर टूरिस्ट ना ले जाने के लिए सुना है। मैं तो उनसे ये भी कहता हूँ कि हमें यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए, बट वो कह देते हैं कि ये तो मेन स्पॉट है, अगर यहाँ पे लोग नहीं आएंगे तो बिजनेस में काफ़ी नुकसान होगा। बट इस जगह पर इस झील को पार करते के साथ ही अजीबोगरीब घटनाएं चालू हो जाती हैं। कई बार तो उस जगह पर एक नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन न जाने कैसे वो बोर्ड रातों रात वहाँ से गायब हो जाता था। सभी दोस्त ये सारी बात सुनकर हामी भरते हुए कहते हैं ठीक है हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। सभी दोस्तों ने उन्हें थैंक्स कहा कि आपने हमारी इतनी फिक्र करी, वरना शायद हमारे साथ भी कुछ अजीबोगरीब हो ही जाता। अजय एक सवाल पूछता है वो लोग तो झील के पास नहीं गए थे। हाँ आसपास ज़रूर गए थे, इसी कारण मनोज को इतना अजीबोगरीब सपना आया। उन्होंने मनोज के सपने के बारे में उस ड्राइवर को पूरी बात बताई। हामी भरते हुए ड्राइवर ने कहा हाँ ये सब उन्हीं चीज़ों का प्रभाव है, आप फिक्र मत करिए, जब आप यहाँ से चले आएंगे तो ये सारी बातें यहीं की रह जाएंगी। बस अब आप लोग पॉजिटिव सोचिए। उस गाइड ने मनोबल बढ़ाते हुए उन चारों दोस्तों को कहा। शिमला में घूमने का समय पूरा होता है और सभी दोस्त अपने शहर कोलकाता वापस आ जाते हैं। सभी के मन में उस बात को लेकर कई सारे विचार थे। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। आजकल की व्यस्त भरी दुनिया में अपने आप के लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। दिन भर भाग दौड़ तथा ढेर सारी घर की जिम्मेदारियां, इन्हीं सब चीज़ों में इंसान बिल्कुल डूब सा जाता है और अपने लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाता। इसी दौड़ भाग की ज़िंदगी में कब सुबह से शाम होती है और शाम से रात, इस बात का पता ही नहीं चलता। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। प्रिया
अपने कमरे में लेटी हुई मोबाइल फोन में गेम खेल रही थी कि अचानक उसे कमरे की खिड़की में एक दस्तक की आवाज आती है। पता नहीं क्यों पर प्रिया इस बात को नजरअंदाज करती है और वापस से अपने फोन में गेम खेलने लगती है। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सी सुनाई पड़ती है, मानो जैसे कोई उसका नाम कह रहा हो। प्रिया जल्दी से उठकर खिड़की खोल के बाहर झांकने लगती है, किंतु उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। रात काफी हो गई थी और इन सब बातों को अनदेखा करके वो वापस से अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है। करीब रात के 2:30 या 3 बज जाते हैं। तभी प्रिया की आंख खुलती है। वो पानी पीने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ती है। तभी उसे एक परछाई दिखती है जो कि उसकी आंखों के सामने ही एकदम से उसके कमरे के पंखे के ऊपर चली जाती है। मानो ऐसा लग रहा था कि पंखे के ऊपर शायद कोई बैठा हो। ये देखकर प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं और वो मानो एक बुत बन के वहीं पर खड़ी रह जाती है। हिम्मत करके वो अपने रूम की लाइट का स्विच ऑन करती है और अच्छे से चारों तरफ नजरें घुमाती है। क्या वहां सचमुच कोई था? उसके मन का वहम था या फिर ये? कमरे की लाइट ऑन करते ही उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। इसके बाद वो लाइट्स को ऑन नहीं रखती है और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आती है। अगली सुबह नाश्ते के बाद ये सारी बात वो अपने माता पिता को बताती है और कहती है कि शायद कोई उसका नाम पुकार रहा था। क्या ये सब सच था या फिर मेरे मन का वहम? प्रिया को समझाते हुए उसकी माँ कहती है, यही होता है दिन रात जागने के बाद, बस उल्टी सीधी बातों को अपने मन में बुने जा तू, वही उसे सामने दिख जाता है। बातें खत्म हुई और प्रिया अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। प्रिया के माता पिता उस घर में हाल ही में शिफ्ट हुए थे। कॉलेज में प्रिया नहीं थी और अभी उसके कुछ ही नए दोस्त बने थे जो वहीं आसपास रहते थे। उन्होंने प्रिया को बताया कि वो जो देख रही है, जो सुन रही है, वो उसका वहम नहीं बल्कि वहां के लोगों के साथ यह पहले भी हो चुका है। दरअसल प्रिया जिस मकान में शिफ्ट हुई थी वहां पर पहले एक लड़की हुआ करती थी जिसकी अकारण मृत्यु हो गई थी। तभी से वो घर कुछ सालों से खाली पड़ा था। कई लोग ऐसा था कि बीच में आते थे बट ज्यादा समय तक रुक नहीं पाते थे। कुछ दिन रहते या फिर कुछ महीने, इसके बाद वहां से चले जाते। प्रिया का मन आज पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो दिन भर इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर घबराई जा रही थी। एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया था। उसने घर जाकर पूरी बात अपने माता पिता को बताई और ये सब सुनने के बाद उसके माता पिता भी थोड़े चिंतित हो गए और प्रिया को संतावना देने लगे कि अगर कोई ऐसी बात सच में है तो वो मकान मालिक से इस बात की पूरी जानकारी लेंगे और अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो कुछ ही समय में वो लोग भी इस घर को छोड़ देंगे। प्रिया अपने कमरे में सोना नहीं चाहती थी क्योंकि वो कई दिनों से उस कमरे में अजीबोगरीब गतिविधियां नोटिस कर रही थी और अब तो उसे एक बहुत ही खौफनाक रीजन नहीं पता था। इस वजह से उसका मन उसे बहुत ही बुरी तरीके से डरा रहा था। परंतु बार बार उसकी माँ के जोर देने पे वो अपने कमरे में सोने के लिए चली ही जाती है। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगती है, लेकिन रात के समय उसे महसूस होता है मानो उसके बगल में कोई सो रहा हो। वो एकदम से घबरा कर उठ जाती है और देखती है कि उसके करीब में एक 20-22 साल की लड़की लेटी हुई है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है, बाल बिल्कुल सूखे हुए पत्तों के समान बिखरे पड़े थे। वो दृश्य काफी भयावह था। ये सब देखकर मानो प्रिया के प्राण निकल गए थे। वो कुछ बोलने और सुनने या फिर चलने के हाल में थी ही नहीं। वो पत्थर के समान एकटक उस लड़की को देखे जा रही थी। अचानक से वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और उसे घूरने लगती है और चीखते हुए कहती है, निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। ये बोलते ही उस लड़की ने एक जोरदार चांटा प्रिया के गाल पर मार दिया और प्रिया जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे में आ गए और प्रिया की अधमरी हालत को देखकर वो घबरा गए। उसकी माँ ने प्रिया को गले से लगा लिया और पापा प्रिया को उठाकर दूसरे कमरे में लेकर गए। प्रिया के पापा ने उसी रात उस मकान मालिक को फोन करके अपने घर बुलाया और इन सारी बातों के बारे में सख्त तरीके से पूछा, आखिर माजरा क्या है। मकान मालिक ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि पैसों के लालच में मैंने ये घर आपको बेच दिया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैंने आपको नहीं बताई। दरअसल पहले मकान मालिक की लड़की
इच्छा यहीं रहती थी, जो कि शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मकान मालिक अपना बिजनेस दूसरे शहर में बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सब परिवार वो दूसरे शहर में जाना चाहते थे। लेकिन इच्छा को ये बात मंजूर नहीं थी, तो अपने आप को कमरे बंद कर एक ही रट लगाए हुई थी। वो इस जगह पर रूम को छोड़कर नहीं जाएगी। लाख कोशिशों के बावजूद इच्छा ने रूम का दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह इच्छा के पिता ने ज़बरदस्ती उसे घर से बाहर निकाल कर ले जाना चाहा, किंतु वो दौड़ी हुई अपने रूम के अंदर चली गई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने पिता को कहने लगी कि अगर उन्होंने उसे वहाँ पर नहीं रहने दिया तो वहाँ से कूद जाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बातों ही बातों में इच्छा का पाँव कब फिसला उसे भी नहीं पता चला और वो सीधा गिरी नीचे। नीचे उसके शरीर की जितनी हड्डियां टूटी, वो अलग ही एक खौफनाक दृश्य बना रही थी। काफी लोग आए और उसकी लाश को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। बस उसकी मृत्यु के बाद से उन्होंने इस घर को खाली कर दिया। लेकिन उसके बाद जो भी इस घर में रहने आया उसके साथ कुछ न कुछ इंसिडेंट ज़रूर होता था और यही चीज़ आप लोगों के साथ भी रिपीट हो गई। पहले तो मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर आज आपकी बेटी की हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि इस घर में कुछ तो है। प्रिया के पिता एक ही हफ्ते के अंदर उस घर को छोड़ देते हैं और वो पूरी परिवार के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।